नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गरीब छोटी बहू पर अत्याचार करने वाली जालिम सास और जेठानी की हरकत जब पति को पता चली। दूसरे भाग को सुनने से पहले कहानी के पहले भाग को समझना बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलें। इधर जेठानी की सली कटी बातें कम ही नहीं हो रही थी। चीर दूंगी तुझे, समझी? अगर मेरी बच्ची की ओर टेढ़ी नज़र से देखा भी। वह हतप्रभ उनको जहर उगलते देख रही थी। इतनी सी बात को जेठानी जी यह रूप देंगी उसने सोचा भी नहीं था। भाभी, मैंने उसे बाहर नहीं किया, मम्मी जी लेकर गईं। आपको गलतफहमी हुई है। आप मम्मी जी से पूछिए, वह बुरी तरह डर गई थी। क्या मम्मी जी से पूछिए? क्या पूछवाएगी तू? अब सासू माँ जो बाहर ही खड़ी थी वे भी अंदर घुसी। दोनों ने उस हफ्ते भर की प्रसूता को घेर लिया। सासू माँ ने जेठानी को मिर्च मसाला लगाकर भर दिया था और वह गुस्से में उससे लड़ने चली आई थी। तेरी आंखें नोच लूंगी मैं, जीभ काट दूंगी अगर दोबारा मेरी बेटी को कुछ बोला। औकात तो पैसे की है नहीं और मेरी बेटी को आंखें दिखाती है। जेठानी चीख रही थी। भाभी, मैंने किया क्या है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेठानी इतना क्यों भड़क रही हैं। तू जलती है मेरी बेटी से, कब से देख रही हूँ। तू अपनी खुन्नस निकालती रहती है। तुझे पसंद नहीं है कि वो तेरे कमरे में आए। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने उससे बच्चा छीनकर कमरे से बाहर धकेला। तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? इसलिए मैं कहती थी बिन बाप की बेटी को घर में बहू बनाकर मत लाओ, पर कोई मेरी सुने तब न। देखो इसके तेवर। जेठौती का हाथ पकड़कर झटकती है, मेरी आंखों के सामने धकिया कर बाहर निकालती है। इतनी कुलच्छनी है ये। सासू माँ अब झूठे आरोप लगाने पर आ गई थी। अच्छा है जो इसका बाप इसके लक्षण देखने से पहले ही मर गया। आप लोग मुझे कह लीजिए, उन्हें क्यों घसीट रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। कम से कम मेरे माँ बाप के लिए तो अब शब्द मत कहिए। उसके आंसू निकल रहे थे। 4 दिन हुए बच्चा पैदा किए, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। इतनी बदजात गंदी औरत पड़ गई मेरे पल्ले। नौटंकी दिखाती रहती है। निकल मेरे घर से, निकल अभी के अभी। तुझे तो मैं लात मार के घर से बाहर निकालूंगी। आने दे दीपू को, उससे कहूंगी ले जाए इस गंदगी को। सासू माँ दहाड़ रही थी। उसने डर के मारे बच्चे को सीने से लगा, सर झुका लिया, कान दोनों हाथों से बंद कर लिए। नहीं सुना जा रहा था, बिल्कुल नहीं। कानों में जैसे पिघला शीशा उड़ेला जा रहा हो। यह किस बात के लिए सुनाया जा रहा है? उसने कौन सा अक्षम्य अपराध कर दिया? उसके छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा जो उसे बच्चे के साथ घर से लात मार के निकाल देने की बात हो रही है? कौन सुनेगा? किससे कहे? कहाँ सुनवाई होगी उसकी? यहाँ तो बिना उसकी सुने फैसले सुनाए जा रहे हैं। उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने रहम की आशा में हाथ जोड़ दिए थे। उसे डर था वे दोनों मिलकर उससे मारपीट भी कर सकती हैं। घर के दोनों पुरुष इस घटना को सिर्फ घटित होते देख रहे थे। दोनों में से किसी ने भी अपनी औरतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कट रखे पेट की तकलीफ, टाँकों का दर्द, बच्चे को बाहर का दूध देने की बेबसी और अब यह झूठे आरोप और निम्न स्तर का व्यवहार। कहाँ फंस गई मैं? कैसे लोग हैं? मुझे अपने पास अपने घर बुला लो माँ। काश आप यहाँ होती तो मैं आपकी गोद में सर रख कर रो लेती। मुझसे नहीं झेला जा रहा माँ। उसका अंतर्मन चित्कार कर उठा। उस रात सासू माँ उसको खाने का दलिया पटक गई थी। वह सुनी आंखों से कटोरे को देखती रही। इतने अपमान, इतनी गालियों के बाद वह कैसे उस घर का अन्न खाती? रात 10 बजे सासू माँ ने कटोरा वैसे ही रखा देखा तो, मर जा भूखी, मैं भी देखती हूँ कब तक तेरे ये प्रपंच चलते हैं। कल मरती है तो आज ही मर जा, कहकर कटोरा लेकर चली गई। उस रात फिर उसकी बच्ची को दूध भी नहीं मिला। बच्ची भूख से बिलबिलाए जा रही थी। वह उसे सीने से चपकाए, नाकाम कोशिश करती उसकी भूख मिटाने की। कमरे में वह अकेली अपनी बच्ची को लिए पड़ी रही। पूरी रात बच्ची भूख से बिलखती रही और वह अपमान से। हे भगवान, प्लीज़ रजत जी को घर भेज दो ना मेरे पास। यहाँ मेरा कोई नहीं है। वो ईश्वर से पति के घर आने की कामना किए जा रही थी। सुबह हो चुकी थी, 5 बज रहे थे। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। बच्ची रो रो कर थक कर सो चुकी थी। उसे बच्ची को देखकर फिर रोना आ गया। मेरी नहीं तो कम से कम हफ्ते भर पहले दुनिया में आए बच्चे की तो सोचते ये लोग।
इसको भी मेरे साथ घर से बाहर निकालने की बातें करते हैं। दुख से उसका जी फटने लगा था। अचानक बाहर कुछ हलचल हुई थी। मेन गेट खुलने की आवाज़ के साथ ही उसे रजत की आवाज़ सुनाई दी थी। एकदम से जैसे उसके मुर्दा शरीर में जान आ गई। भगवान का बार बार धन्यवाद करती वह आंसू रोक नहीं पा रही थी। बेसब्री से वह दौड़कर रजत के सीने से लग जाना चाहती थी। उसके अलावा इस वक्त यहाँ उसका और था ही कौन। लेकिन उसे कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। वह बेताबी से रजत के कमरे में आने का इंतज़ार करने लगी। पर यह क्या, हॉल से आते समवेत स्वरों पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया। कल जो तमाशा किया है तेरी बीबी ने, यह कैसे संस्कार हैं। ससुर जी को यह कहते देख वह जड़ हो गई। यह क्या, पापा जी भी उसी को गलत ठहरा रहे हैं। देख दीपू, तेरी भाभी और मम्मी तक को नहीं छोड़ा उसने। ये नहीं चलेगा इस घर में। यह जेठ जी की आवाज़ थी। वह दरवाजे की ओर से देख रही थी। रजत के चारों ओर सास ससुर जेठ जेठानी बैठे थे और रजत चुपचाप बैठा सुन रहा था। जाने क्या क्या कहते रहे वे लोग उसके लिए। वह हताश निराश अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। गरीब घर की लड़की का कोई नहीं, कोई भी नहीं। सिसक उठी वह। 2 घंटे बीतने आए थे रजत को आए, लेकिन वह अब तक कमरे में नहीं आया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि यदि ये सब लोग मिलकर उसे यहाँ से निकाल दे तो छोटे से बच्चे को लेकर वो कहाँ जाएगी। मायके भी कैसे जाएगी। उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं। किससे सहायता मांगे, क्या करे। क्या रजत भी इन लोगों जैसे ही निकलेंगे। क्या बच्चे का भी उनको कोई मोह नहीं होगा। आखिर थके हुए कदमों से रजत कमरे में आया। वह बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। रो रो कर सूज चुकी लाल नम आँखों से वह देख रही थी। रजत उससे मुंह फेर कर बैठ गया और बच्ची को सहलाने लगा। उसे औरतों के त्रिया चरित्र का मतलब आज समझ आ रहा था। कितना अद्भुत टैलेंट था उसकी सास में कि उसकी एक बहुत ही छोटी सी हरकत को उन्होंने कितना बड़ा इश्यू बना दिया था। और तो और घर के अन्य सदस्यों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया था कि सबको वही खलनायिका नजर आ रही थी। जेठानी से लेकर जेठ जी, ससुर जी और रजत तक का ब्रेन वॉश कितनी खूबसूरती से उन्होंने कर दिया था कि इतने दिनों बाद आकर भी रजत उससे मुँह फेर कर बैठा था। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। अब क्या कहना है। कह तो चूँकि कल जितना कुछ मेरे माँ बाप को, अब मैं बाकी हूँ, मुझे भी कह लो। वह दुखी स्वर में बोला। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं किया। अपने उसी मरे बाप की कसम खाकर कह रही हूँ जिसे कल यहाँ कोसा गया था। क्या क्या नहीं कहा गया था। आपने उनकी सुन ली, मेरी कोई सुनवाई नहीं। पहली रात ही मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी ऐसी कोई बात न करना कि मुझे मेरी माँ और तुम में से किसी एक को चुनने की नौबत आए। फिर क्यों किया ऐसा। तुमसे यह उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। अपने बच्चे की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो खुद नहीं पता कि मम्मी जी और भाभी को मुझसे इतना द्वेष आखिर क्यों है। आपको अब भी यकीन नहीं मुझ पर। बच्चे की कसम खाने की ज़रूरत नहीं। इतनी ही अच्छी थी तो कल मम्मी पर चिल्लाई क्यों। वो नौकर है क्या तुम्हारी। एक बुजुर्ग महिला तुम्हारा खाना लेकर आ रही है और तुम खाने की थाली फेंक कर यह कहती हो कि 10 मिनट लेट क्यों लाई खाना। दूध का गिलास लाई रात में तो तुमने वो भी बाहर फेंक दिया। हराम का आ रहा है क्या दूध। इतनी बदतमीज़ी करने के बाद, मेरी माँ का अपमान करने के बाद तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा फेवर करूँगा। तो यह गलतफहमी जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो उतना अच्छा रहेगा, समझी। प्यार ज़रूर है तुमसे, पर अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त कर लूँ इतना बेगैरत नहीं हूँ। अपनी माँ के घर जाना चाहती हो तो सामान बांध लो अपना। यहाँ रहना है तो मेरी माँ का सम्मान करना पड़ेगा। रजत बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला। वह फटी फटी आंखों से रजत को देख रही थी। आपकी माँ या आपके किसी भी घर के सदस्य से मैंने अगर कुछ भी उल्टा कहा हो तो ईश्वर मुझे अगली सांस न दे। मैं और कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अपनी बेबसी में वह चीख चीख कर रो लेना चाहती थी, पर उसकी चीखें घुट कर रह गई थी। कमरे में लंबे समय तक खामोशी छाई रही। रजत शून्य में घूर रहा था। तभी जेठानी आई। दीपू भैया, आपका नाश्ता पोहे की प्लेट। उन्होंने रजत को पकड़ाई, उसे घूरा और चली गई। वह घुटनों में सर दिए बैठी थी। किसी का स्पर्श उससे सर पर महसूस हुआ तो उसने सर उठाया। रजत उसके सर पर हाथ फेर कर पूछ रहा था, तुमने नाश्ता किया। भरी आंखों से उसने रजत को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने घुटनों में सर घुसा लिया। उसकी सिसकियां गूंजने लगी।
रजत ने उसे सीने से चिपका लिया था। जो हुआ सो हुआ, उठो नाश्ता कर लो। उसने इनकार में सिर हिला दिया। तुम नहीं खाओगी तो बच्ची को दूध कैसे मिलेगा? मम्मी बता रही थी कल पूरी रात बच्ची रोती रही। मैं यहाँ का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। मर जाने दीजिए मुझे। यहाँ न मेरी ज़रूरत है न मेरी बेटी की। चुप करो, गलती भी खुद करो और फिर बेकार की जिद भी खुद करो। उठो खाओ इसे। जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं, कसम खाती हूँ मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। जाइए आप भी, आज पता चल गया मेरा यहाँ कोई नहीं है। मायके नहीं जाऊंगी मैं, सीधा शमशान ही ले जाइएगा। और सुनिए, क्रियाकर्म के लिए पैसे मेरी माँ ने जो जेवर दिए हैं उनको बेच कर ले लीजिएगा। यहाँ का एक भी पैसा मेरी मैयत में मत लगाइएगा, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। दुख एक ही बात का रहेगा, अपनी बच्ची की जान मैं अपने हाथों से ले नहीं सकती और यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। जो मेरे ना हुए मेरी बच्ची के कैसे होंगे? कल मुझे बच्चे सहित लात मार के घर से निकालने की बात कही गई थी। निकाल दीजिए, मेरा है ही कौन? हाथ जोड़ दिए उसने। रजत चुपचाप सर झुकाए बैठा था। तभी बच्ची कुनमुनाई और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने झपट कर बच्ची को उठाया और सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। फिर भीगे स्वर में बोली, इसके लिए दूध ला दीजिए, कल शाम से इसे दूध नहीं मिला है। क्यों? इसे दूध क्यों नहीं दिया? जिद तो तुम्हारी है खाना न खाने की, इसे क्यों भूखा मार रही हो? मैं किचन में जा नहीं सकती और कल जो हुआ उसके बाद कैसे दूध मांगती? क्या यह बच्ची उनकी कुछ नहीं लगती? रात भर यह भूख से रोती रही और पूरा घर खा पी कर सोता रहा। वह फिर सुबह पड़ी। रजत फौरन उठा और किचन में आया। सासू माँ किचन में ही थी। मम्मी, छुटकी के लिए दूध दे दो। दूध? बच्ची के लिए दूध तो मैंने आज लिया ही नहीं। क्यों? दूध क्यों नहीं लिया? तेरी बीवी कल से खाना नहीं खा रही तो हमें लगा दूध भी क्यों पिलाएगी बच्चे को। मैं क्यों पैसे खराब करूं उसके पीछे? जो बचा था वो मैंने चाय में डाल दिया। पर बच्ची दूध तो पिएगी ना। हाँ तो ले आ जाकर, मुझे क्यों सुना रहा है? कान भर दिए दिखे हैं तेरे। सासू माँ की त्योरियाँ चढ़ गई थी। रजत चुपचाप निकला और कोई 15 मिनट में दूध लाकर गर्म करके बोतल में लेकर पहुंचा। बच्ची अभी तक रोए जा रही थी। बोतल मुंह से लगाते ही बच्ची एकदम शांत हो गई। वह जल्दी जल्दी दूध गटकने लगी। उसे यूं दूध पीते देखकर रजत का मन भर आया। उसने बच्ची को प्यार से चूमा। वह फिर किचन में आया। मम्मी, शुभांगी का नाश्ता भी दे दो, मेरे साथ ही खा लेगी। ओहो, तो महारानी जी ने अनशन त्याग दिया? पति को दिखाने भर की नौटंकी थी। वक्र मुस्कुराहट से सासू माँ ने कटाक्ष किया था। रजत उनसे बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसको चुपचाप खड़ा देखकर सासू माँ फिर बोली, कल से खा नहीं रही थी तो हमने बनाया भी नहीं उसके लिए। तू आ गया है इसलिए तेरे लिए नाश्ता बन गया। यहाँ कोई नौकर नहीं बैठे उसके माँ बाप के जो जब ऑर्डर हो तब नाश्ता बनाए। वह चुपचाप कमरे में आया, अपनी प्लेट उठाई और उसके पास बैठ गया। चम्मच से पोहा लेकर उसके मुंह के पास ले जाकर बोला, खाओ, तुम्हें मेरी कसम है, वरना मैं भी भूखा ही रहूँगा। दिन के 11 बज गए थे। भूख उसे कसकर लगी थी पर घायल आत्मसम्मान उसे इजाज़त नहीं दे रहा था कि वह कुछ खाए। लेकिन रजत के मनुहार ने उसे पिघला दिया। छलकती आंखें पोंछ उसने खाना शुरू किया। नाश्ते के बाद रजत के ही आग्रह पर वह कमरे से बाहर आई थी। इतनी सर्दी है, बच्चे को लेकर कुछ देर लॉन में धूप में बैठो, अच्छा लगेगा। वे दोनों धूप में बैठ गए। रजत एकटक उसके पीले पड़े चेहरे को निहार रहा था। घर के माहौल को लेकर वह बहुत उपापोह की स्थिति में था। वह हफ्तों भर से बाहर रहता है और पीछे से उसकी नवप्रसूता पत्नी और नवजात को अगर नाश्ता दूध भोजन तक ढंग से नहीं मिले तो कैसे चल पाएगा। उस पर घोर मानसिक क्लेश। वह अपनी भाभी का स्वभाव तो शुरू से जानता था। तिल का ताड़ बनाना और बेवजह झगड़ा करना उनकी फितरत थी। इसलिए वह इशारों में शुभांगी को उनसे दूरी बनाए रखने को कहता रहता था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी वह जब भी घर आता मम्मी उससे बड़ी बहू की बुराई लेकर बैठ जाती। बार बार यही कहती, तू ऐसी बिगड़ैल मत ले आना, मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। शुभांगी के स्वभाव को देखकर वह निश्चिंत था कि कम से कम उससे उसकी माँ को कोई शिकायत नहीं होगी। वह एक कम बोलने वाली, षड्यंत्रों से दूर, सीधे स्वभाव की लड़की थी। लेकिन आज वह हैरान था। आज उसकी पत्नी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, वो भी इस नाजुक समय में, जबकि उसे घर वालों के प्रेम और सहयोग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। उसे अपराधिनी घोषित किया जा रहा था। अपनी बच्ची को देखते हुए उसने मन ही मन फैसला ले लिया था। मेरे साथ चलोगी? उसने चौंक कर रजत की ओर देखा। आपके साथ?
हाँ चलोगी? अभी तो टाके भी नहीं खुले मेरे। अरे आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं ना, आज टाके खुलना है तुम्हारे, फिर कल ही अपने साथ ले जाऊंगा। इतने छोटे बच्चे के साथ 5-6 घंटे का सफ़र सेफ रहेगा। चूँकि वह पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लेक्स ग्रस्त थी, अतः बच्चे को लेकर वैसे ही बहुत सोचती और उदास रहती थी। कल ही डॉक्टर से बात कर लूँगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। वहाँ कम से कम खाना पीना तो ठीक से लोगी, मैं भोजन के लिए बाई लगा लूँगा। उसका मन बहुत भारी हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। बोलो चलोगी? उसने हाँ में सर हिला दिया। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जब से वे लॉन में बैठे हैं उन पर बराबर आंख कान रखे जा रहे हैं। जेठानी जो इन मामलों में काफ़ी तेज़ थी, कान लगाकर अब तक सब सुन चुकी थी और फौरन सारी सूचना सासू माँ तक प्रसारित भी कर चुकी थी। दोनों जाने का प्लान बना रहे हैं। यह सुनकर सासू माँ का तो मन हो रहा था कि उस कल की आई लड़की की झोटा पकड़कर अभी घर से बाहर निकाल दे। कैसे उसने उनके बेटे पर काला जादू कर दिया था कि उनका श्रवण कुमार, जो हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाया करता था, आज अपनी बीवी के पक्ष में खड़ा हो रहा था। यह तो सरासर उनके वर्चस्व को चुनौती देने वाली बात थी। उस कल की आई छोकरी की इतनी हिम्मत कि वह उनसे उनका बेटा छीनने चली है। पहले ही एक कम थी, जो अब यह दूसरी खड़ी हो गई है। वह हाथ से निकलती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिंतन करने बैठ गई। साम दाम दंड भेद, चाहे जिसका सहारा लेना पड़े, वह उस गवार लड़की को जीतने नहीं देंगी, हरगिज नहीं। बच्ची सो गई थी तो शुभांगी और रजत कमरे में आ गए। उसने बच्ची को सुला दिया था। आज टाके कटने थे, वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। बच्ची को भी अपने साथ ले लिया था। यहाँ उसे छोड़ने का उसका ज़रा भी मन नहीं था। टाके अच्छे से निकल गए थे। डॉक्टर ने ड्रेसिंग और सफाई कर ज़रूरी निर्देश दे दिए। अब वे लोग पीडियाट्रिशन के पास पहुँचे ताकि सफ़र के लिए उनकी सलाह भी ले सके। इतनी उदास क्यों रहती हो? बच्ची हुई इसलिए? बच्चों की डॉक्टर बेटी का चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठी। नहीं तो, वह सक पका कर बोली। बच्चे को बाहर का दूध दे रही हो? देखो इसका पेट कड़क हो रहा है। जी मुझे होता नहीं इतना। उसकी आंख में से आंसू आ गए। डॉक्टर अनुभवी महिला थी। उसने प्यार से पूछा, टेंशन है कोई? मायके में हो या ससुराल में? ससुराल में। डॉक्टर ने तुरंत रजत की ओर मुड़कर कहा, वाइफ को कुछ महीनों के लिए उसके मायके छोड़ दीजिए। ससुराल तो ससुराल ही होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है। जी हम यही पूछने आए थे कि बच्चे के साथ सफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रजत ने पूछा। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी पत्नी का मानसिक और शारीरिक आराम है। सफ़र में ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं है, ले जाइए। पर टाके आज खुले हैं, थोड़ा एहतियात रखिएगा और ये ख्याल रहे कि कम से कम 6 महीने अंदर से टाके भरने में लगते हैं। तब तक इन्हें किसी भी तरह का भारी भरकम काम न करने दें। फिर उसकी ओर देखकर डॉक्टर बोली, फालतू टेंशन लोगी तो असर बच्चे पर पड़ेगा। अपने आप को खुश रखो, ठीक है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। बाकी सब ठीक है, ले जाइए इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। वे दोनों घर आ गए। रजत कमरे में आकर सामान समेटने में उसकी मदद करने लगा। सब पैक कर लो, हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों उसका मन भारी हुआ जा रहा था। वह इस तरह चली जाएगी तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब क्या कहेंगे? उधर भी सब पूछेंगे कि जल्दी कैसे आ गए। सबको क्या जवाब दूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी? यह भी तय था कि उनके इस प्रकार चले जाने से इस घर से उसके साथ साथ रजत के भी संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। उसके बच्चे से दादी दादा, ताऊ ताई, बहन सबका साथ छूट जाएगा। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, कभी भी नहीं। क्या सोच रही हो? रजत बच्चे के कपड़े बैग में रखता हुआ बोला। इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा, उसने मरियल आवाज़ में कहा। क्या करें, मजबूर भी तो हमारे अपनों ने ही किया है। मुझे भी कौन सा अच्छा लग रहा है, पर कोई डिसीजन तो लेना ही था। आप एक बार पापा से बात करिए ना, मुझे लगता है वह समझेंगे हमारी बात। क्या पता सब ठीक हो जाए। न जाने क्यों अब भी उसका भरोसा ससुर जी से डिगा नहीं था। अब भी वे उसके लिए उम्मीद की किरण थे, भले ही छीड़ ही सही। पापा भी मम्मी के सुर में सुर मिला रहे थे। आज सुना तो तुमने ही होगा, क्या उम्मीद करूं? देखिए, पापा जी और भैया उतना ही जानते हैं जितना उन्हें घर की औरतों द्वारा बताया जाता है। मम्मी जी और भाभी ने जैसा प्रोजेक्ट किया वे उसी को सच समझ बैठे। आप एक बार पूरी बात उनके सामने रखिए ना। मुझे लगता है पापा जी जरूर इसका हल निकाल लेंगे, वरना मेरे दिल पर जो बोझ है मैं सह नहीं पाऊंगी।
मुझे नहीं लगता, क्योंकि पापा मम्मी के बिना कोई बात नहीं करते। प्लीज़ एक बार मेरी खातिर बात कीजिए ना। जब सब दोपहर में सोने आएंगे तब अकेले में उनसे बात कीजिएगा। मुझे पक्का भरोसा है कोई हल जरूर निकलेगा। ठीक है, पर मुझे उम्मीद नहीं है। दोपहर 3 बजे के आसपास पापा को अकेले टीवी देखते हुए पाकर रजत उनके पास चला आया और बहुत सावधानी से उसने अपनी बात रखनी शुरू की। वह मुतमईन थी कि कम से कम ससुर जी उसकी सच्चाई समझेंगे और सासू माँ और भाभी को पाबंद करेंगे कि आगे से वे कोई दुर्व्यवहार छोटी बहू के साथ न करें। इस समय सासू माँ कहीं और बिजी हैं, सो रजत खुलकर ससुर जी से बात भी कर पाएगा। 10 मिनट नहीं बीते थे कि उसने सासू माँ को ससुर जी के कमरे में प्रवेश करते देखा और फिर अब तक जो वार्तालाप शांति से चुपचाप चल रहा था वो अचानक ही तेज और एक तरफा चलने लगा। सासू माँ की तीखी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। इसे सुनकर जेठानी और जेठ जी भी वहाँ पहुँच गए। अब कई आवाज़ें एक साथ आ रही थी। शोर में कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। वह एक बार फिर उसका दिल बैठ गया। छोटी बहू मालिश करा लो। मालिश करने वाली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने कमरे से ही उसे मना करते हुए कल आने को कहा, पर मालिश वाली को शायद कुछ बात करनी थी या शोर के प्रति जिज्ञासा थी। वह वहीं एक कोने में खड़ी हो गई। इतने में जेठानी बाहर निकली थी। कमरे में आकर बोली, चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है। भय से उसकी खिड़की बंद गई थी। जाने अब क्या होने वाला है, उसे क्यों बुलाया गया है। चलो, जेठानी हड़काते हुए बोली। उसने चुपचाप बच्ची को गोद में लिया और मरे मरे कदमों से वहां पहुंची जहां सब बैठे थे। वह दरवाजे के पास ही सहारा लेकर बैठ गई। सब उसे ही घूर रहे थे। रजत चुपचाप बैठा था। कमरे में सिर्फ सासू माँ की आवाज़ गूंज रही थी। ये नीच लड़की जिसका खानदान ही नीच है। वे उंगली से उसकी ओर इशारा कर रही थी। ये जब से यहाँ आई है सर पे नाच रही है। न बड़ों का लिहाज न छोटों की शर्म। इसकी इतनी हिम्मत कि जेठौतन का हाथ पकड़कर धकिया कर कमरे से बाहर निकाले। पूछ इससे कैसे हिम्मत हुई इस चुड़ैल की। रजत ने उसकी ओर देखा। बोलो शुभांगी, मम्मी क्या कह रही हैं। वह अपने ईश्वर को मना रही थी। भीतर की सारी शक्ति संचित कर रही थी। फिर भी उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस समय वह अपने आप को नितांत अपरिचित लोगों के बीच फंसी असहाय महसूस कर रही थी। उसकी स्थिति कदाचित कसाईयों से घिरे मेमने की भांति थी। लेकिन वह जानती थी कि यदि आज भी वह अपने भीरूपन से बाहर नहीं आई तो ये लोग उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए सासू माँ के झूठे आरोपों का खंडन उसे करना ही होगा। आखिर उसके मुंह से बोल फट ही पड़े। मैंने कब बाहर निकाला। मैंने बस अपनी बच्ची को गोद में लिया था, क्योंकि वो जुखाम की वजह से बहुत छींक रही थी। मुझे बस इन्फेक्शन की चिंता थी। मैंने उसे नहीं निकाला। मम्मी जी वहीं बैठी थी। मैं नहीं जानती वो क्यों झूठ बोल रही हैं। इतना कहने के लिए उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी ये वो ही जानती थी। आय हाय, ये देखो इस उल्टा के लक्षण। ये मुझे झूठा कह रही है। यही सिखाया इसकी माँ ने। भिखारियों की औलाद से और उम्मीद भी क्या है। इसका बाप ये सब देखता तो वैसे ही मर जाता। अच्छा है जो वो पहले ही। अब नहीं सुना गया उससे। उसका दिमाग फट रहा था। उसे उस समय अपने सर में तेज आग जलती महसूस हो रही थी। आखिर इतने महीनों का संचित लावा आज बाहर आने को उद्यत हो उठा। बस कीजिए, मेरे माँ बाप को कोसना बंद कीजिए। उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो हर समय उन्हें अपशब्द कहती हैं आप। कहते कहते वह रो पड़ी। उसकी हिचकियाँ बंध गई थी। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप कह रही हैं। आप भी कसम खाकर कहिए कि जो आप कह रही हैं सच कह रही हैं। वह आखिर बोल ही गई। हाय राम, देख ले दीपू तेरी बीबी के लक्षण। तेरी माँ को झूठा साबित कर दिया। हाय, इसी दिन के लिए इस छिनाल को लाई थी मैं बहू बनाकर। हाय हाय। वे अपना सर झटकने लगी। जेठानी तुरंत सास की तरफ लपकी। मम्मी आप कुछ मत कहिए, मुझे सब पता है इसकी चालें। नीच औरत है ये। वह सब समझ रही थी। सास को उम्मीद नहीं थी कि सबके सामने वह इस तरह मुँह खोल देगी। कसम वाली बात आते ही उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया था। खाइए ना कसम। बिना बात मुझ पर आरोप लगाए जा रही हैं। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने। सासू माँ को कमज़ोर पड़ते देख अब जेठानी ने मोर्चा संभाल लिया। तू मेरी बेटी से जलती है। हर समय उसको टोकती रहती है। मैं अंधी बहरी हूँ क्या।
पर आज वह भी मुंह खोल चुकी थी। भाभी, कभी टोका भी है तो उसके अच्छे के लिए टोका है। धूप में नंगे पैर घूमती है तो चप्पल पहनने के लिए टोका है। सर्दी में स्वेटर पहनने के लिए टोका है। अपना बच्चा समझकर टोका है। नहीं पता था आप इसका भी इशू बनाएंगी। चुप, बिल्कुल चुप हो जा, नीच। तू क्या उसे अपना बच्चा समझेगी? तू तो उस पर जब तब मौका पाकर हाथ उठाती है, उसको नोचती खसोटती है। बच्चे ने खुद बताया है मुझे। बेचारी भतीजी डरती है तेरे कमरे में आने से, तो धमकाती है उसे। बच्चा क्या झूठ बोलेगा? इतने गंदे और झूठे इल्ज़ाम सुनकर उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी, क्यों झूठ पर झूठ बोल रही हैं? किसी का दिल इतना भी मत दुखाइए कि उसके दिल से हाय निकले। उसके रोने पड़ने से माहौल फिर उसकी ओर झुकने लगा था। यह देखकर अब सासू माँ के पास अपना तुरुप का इक्का चलाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। हाय हाय, सासू माँ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कलपने लगी। देखते ही देखते वे अचानक से बुक्का फाड़कर रोने लगी। यह देखकर वह एकाएक चुप हो गई। उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके चुप होते ही सासू माँ ने चेकमेट करते हुए पूरा माहौल अपनी ओर कर लिया। इस बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी था कि कल की आई लड़की गंदे इल्जाम मुझ पर लगाए। मुझे हाय लगा रही है। इसको तो मैं बहू बना कर लाई थी। न स्टेटस देखा, न खानदान देखा, और देखो इसने क्या किया, मुझे झूठा साबित कर दिया। करेगी ही, अपनी डिलीवरी करा ली। अब इसे मेरी क्या ज़रूरत? अब चली जा लात मार कर मेरे सीने में। ले जा अपना पति भी। मेरा बेटा छीन लिया, मेरा गुरूर छीन लिया। और सुन दीपू, तूने अपनी बीबी के साथ मिलकर इस्तेमाल किया अपनी बूढ़ी माँ को। भगवान सब देख रहा है, सब देख रहा है, कहकर वे कलप कलप कर रोने लगी। उनको यूँ रोता देख रजत के चेहरे पर बेहद ग्लानि और पश्चाताप के भाव उभर आए। मम्मी, आप ऐसे तो न कहो। दूर हट, चला जा तू उसे साथ लेकर। बीबी आ गई, बच्चा हो गया, अब माँ बाप की क्या ज़रूरत? फिर उसकी ओर देख कर चीखी, इस नीच लड़की ने मेरा घर बांट दिया। अरे भुगतेगी तू, नरक में सड़ेगी। तू मुझे क्या हाय देगी? तुझे हाय लगेगी एक बूढ़ी माँ की। सुन ले कान खोल कर, अगर मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया हो तो ये मर जाए और मैं भुगतूं, और अगर तूने गलत किया हो तो तेरा पति मर जाए और तू भुगते। ये मेरी आत्मा की हाय है तुझ पर। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। यह क्या कह दिया था उसकी सास ने? छी! कोप कितना भी चरम पर क्यों न हो, ऐसे कौन बोलता है? पर अपने पति और बेटी की निगाहों में अपने आप को सच साबित करने की जिद में सासू माँ ने शब्दों के संयम की सभी सीमाएं पार कर ली थी। उसको किसी भी तरह झुकाने की जिद इतना हावी हो चुकी थी कि वे कुछ भी अनर्गल प्रलाप किए जा रही थी। कोई और समय होता तो वह शायद इतना सुनकर भय से ही काँप काँप कर मर जाती, पर आज उसकी आंख से शर्म का पानी मर चुका था। इतना अपमान उसका हो चुका था कि अब कुछ बचा नहीं था। एक बुद्रुक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर क्षणांश के लिए चमकी और फिर लुप्त हो गई। ठीक है, अब भगवान ही देखे। उसने बच्चे को गोद में लिया और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही क्षोभ और घोर अपमान से वह स्थिर न रह सकी, बिस्तर पर ढह गई। मुंह में साड़ी का पल्लू ठूस कर रुलाई की आवाज़ रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। रजत भी वहाँ से उठ रहा था जब सासू माँ फिर गरजी, अगर इस घर से तुम लोग गए तो सुन ले, मेरी लाश पर पैर रख कर जाओगे, और नहीं गए तो अब यह लड़की इस घर में तभी रह पाएगी जब यह मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेगी, वरना दफ़ा कर इसे इसकी माँ के घर। अब क्या होगा रजत का फैसला? क्या रजत अपने माँ के कसम को तोड़कर अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाएगा? क्या शुभांगी अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख अपने सासू माँ से माफ़ी मांग लेगी? क्या रजत की माँ की यह चाल शुभांगी को रोकने की कामयाब हो पाएगी? ऐसे कई और सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।